नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। देश की सियासत हर दिन एक नया रंग दिखा रही है। कुछ नए मुद्दे सामने आ रहे हैं या ये भी कहा जा सकता है कि मुद्दों को पैदा किया जा रहा है। इस वक्त देश के जो हालात बने हुए हैं, आम आदमी के लिए समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि जो दिख रहा है, जो सामने है, जो सुनाई दे रहा है, क्या वो सच है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है। तो देश में जिस वक्त सियासी हालात बने हुए हैं, उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। उनका स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जिस तरह से जो ये संवेदनशील मामला देश के सामने है, सांप्रदायिकता का एक तरह से माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर वहां पर मस्जिद है तो त्रिशूल क्या कर रहा है। दूसरी तरफ ओवैसी का कहना है कि योगी जी सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें योगी जी ने जो बात कही है वो इतिहास के संदर्भ में कही है। क्योंकि जो त्रिशूल की बात कही, कमल के फूल की बात कही या देवी चित्रों की बात कही, तो वो आज तो बने नहीं, बिल्कुल वो अतीत के बने हुए हैं। और दूसरा, इतिहास इस बात का गवाह है कि जो बाहर से हमलावर आए, चाहे मुगल आए चाहे दूसरे आए, उन्होंने सबसे पहले आके इस देश के जो बहुमत हिंदू समाज था, उनके जो आस्था के केंद्र थे, तो वो संस्कृति के केंद्र थे, वो समृद्धि के केंद्र थे, उनको नष्ट किया, उनको लूटा, उनको मारा, उनके जो किया। तो उस रेफरेंस से वो कहते हैं कि जो एक थोड़ा सा मैं समझता हूँ, मैं ये समझना चाहिए, ओवैसी जी ने जो कहा वो अपने राजनीतिक व्यू पॉइंट से उन्होंने जो कहा सी बात है, लेकिन एक सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते कि जो अतीत में किया उसको स्वीकार करके आगे का हम भविष्य के लिए हम कदम उठा सकते हैं। तो योगी जी ने जो कई बात कही है कि ये आज के मुस्लिम समाज को, विशेष रूप से मैं समझता हूँ कि बुद्धिजीवी समाज को आगे आना चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जो अतीत में हुआ उसको अगर, अच्छा, ये 1000 साल की जो एक हमलावरों का दौर रहा, उसमें सैकड़ों के हजारों लाखों मंदिर तोड़े गए, लूटे गए, उन सब की बात तो की नहीं जा सकती, ना वो संभव है। लेकिन 6, 7 या 8 जो ऐतिहासिक या आस्था के केंद्र जिन पे मानता रही, चाहे कृष्ण जन्मभूमि रही, इससे पहले राम जन्मभूमि रही, काशी की ये ज्ञानवापी आ गया, तो ऐसे कई और भी होंगे। तो उन 5, 6, 7 का बैठ के आपस में एक संवाद के द्वारा ये समस्या हल होनी चाहिए, ताकि इससे जो आपसी भाईचारा है, जो हम हमेशा भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमुना संस्कृति की बात करते हैं, तो उसको मजबूत करने के लिए ये पहल तो उन्हों को करनी है जिन्होंने इसको कब्जे में लिया हुआ है। जो दुखी पे है, जो पीड़ित है, उसने तो अपनी बात करनी है। योगी जी ने जब समाज की बात करी, हमलावरों ने जो किया, उसके अगर आप आज भी अपने आप को हमलावरों के साथ जोड़ते तो इस तरह आप समझ लो कि आप संविधान को भी नहीं मान रहे। नई जो एक स्थिति पैदा हुई है हिंदुस्तान, उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे। अगर ये वैसी चीज तो ये कहते हैं कि हमने विभाजन नहीं स्वीकार किया, हम तो यहाँ पे रहे, तो आप ये कहते हो तो ये भी तो बोलो कि जिनके देश भारत अखंड था, उस बहुमत समाज ने आपको एक्सेप्ट भी किया ना। नहीं तो वो भी कहते कि हमारी जमीन आपने ले ली, 1/3 जमीन चली गई तो आप भी चले जाओ, वो नहीं कोई कहता, हम रुक गए। आप ये नहीं कहते कि हिंदू समाज ने भी तो आपको एक्सेप्ट किया, नहीं तो उनके जो बहु बेटियों के साथ उससे भी कत्ले आदम हुआ, जो सब कुछ हुआ और देश का विभाजन हो गया, उसके बाद भी अगर हिंदू समाज सवाल करता, उसको स्वीकार करने का क्रेडिट नहीं दे रहे, वो क्रेडिट फिर अपने हाथ ही रखते हैं कि हम रह गए। आप रह गए अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, आपके 4 भाई चले गए, एक आप रह गए, क्योंकि पीछे प्रॉपर्टी है वो बच गई, वक़्फ़ बना लिया, अपने अपनी प्रॉपर्टी संभाल ली। और हिंदुओं ने ये सब कुछ माना ना संविधान के तहत, क्योंकि हिंदू के जो मानता है कि सबका अपना मजहब, अपना धर्म, अपने वो माने स्वीकार करके विभिन्न रास्ते पर जाते उस ईश्वर के पास है, जब हिंदू इस बात को स्वीकार करता है। तो इसलिए उन्होंने उसको भी माना भी जो ऐतिहासिक गलतियां चलो भूल के हम इकट्ठे रहे इतने सालों, वर्षों से, शताब्दियों से, तो चले। अब उस बात को मुस्लिम समाज को स्वीकार करना चाहिए। तो हिंदू समाज ने उस समय विभाजन के समय स्वीकार किया, तो आप उनके 7, 8, 10 जो भी है आस्था के ऐतिहासिक केंद्र है, बड़े केंद्र है, उसको बैठ के संवाद के साथ, अब उसी का देखे ना, ये सोच क्या है, अब नूह का, बिल्कुल नूह में आ जाए, जो हरियाणा में है, अब वो सदियों से चली, वर्षों से चली आ रही जल अभिषेक किया, और ये कोई पहली दफा नहीं हुई। उसमें उस समय उस एरिया के जो उस बहु एरिया जिला है, उसमें मुस्लिम भाईचारा सहयोग भी करता रहा, बिल्कुल। लेकिन इस वर्ष
खास एक मुद्दा बन गया, क्योंकि बाहर से भी विदेशी ताकतों आज आया वो था कि शायद वो अमेरिका में इस्लामिक कोई संगठन है जिसने इनको फीड किया और भड़काया सारा, तो उसका रिएक्शन आप देखें। और सारा एरिया वो नूर नहीं है, गुरुगांव पूरा हरियाणा और इस वक्त, पलवल और सारा इवन राजस्थान का बॉर्डर भी सारा बिल्कुल। सील करना पड़ा। और वहां पे 3000 लोग मंदिर के अंदर हो गए। और ये जो सोच है, ये सोच गलत है, क्योंकि अगर एक्शन है तो रिएक्शन आज नहीं तो कल हो जाएगा। फिर वो सांप्रदायिक दंगे हुए तो देश का नुकसान तो समाज का भी हुआ, देश का हुआ। तो ये दोनों, समाज को भी सरकार को भी संवाद के द्वारा ही ऐसे संवेदनशील मुद्दों का हल ढूंढना चाहिए। ये कोई भावना में बह के आप कानून को अपने हाथ में ले जाएं, ये ना देश हित में ना समाज हित में। इरविन जी, अगला सवाल मणिपुर को लेकर। मणिपुर की जो घटना सामने आई है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुए, लगभग पिछले 3 महीनों से मणिपुर में जो हिंसा का माहौल, तनाव का माहौल जारी है। सुप्रीम कोर्ट तक ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों को फटकार लगाई है। आप क्या समझते हैं, क्या केंद्र और प्रदेश सरकार इस पूरे मसले को सही तरीके से संभाल पा रही है? देखिए, एक तो जो घटना वहां पे हुई है उसको अब ईसाई और हिंदू के हिसाब से रंगत दी जाए, वो भी गलत है। और पहला ये मान के चलना चाहिए कि जो हुआ वहां पे औरतों के साथ, जो वो एक अमानवीय, बिल्कुल, जिसको ना कोई एक्सेप्ट कर सकता है, ना बर्दाश्त किया जा सकता है, ना उसका कोई जस्टिफिकेशन दी जा सकती पॉलिटिकल एंगल से कि हाँ जी पहले भी हुआ था तो अब भी हो रहा है, जब 10 साल पहले उन्होंने किया तो अब 10 साल बाद ना उसका कोई। और एक बात स्पष्ट दी जानी चाहिए कि वहाँ के लोकल प्रशासन असफल रहा। बिल्कुल, उसने वहाँ पे कोई, अगर 4 मई की घटना 18 मई को उन्होंने पर्चा FIR दर्ज किया और जून में जाकर उसमें कोर्ट में पेश किया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है सरकार पे भी। अब 0 FIR की डिटेल मांगी है, सरकार तैयारी में है। पर सरकार को एक बात समझ चाहिए, केंद्र की है चाहे राज्य की, दोनों में बीजेपी बैठी है। बीजेपी की जो एक छवि है वो इस आप किसी के संस्कारवान या हिंदुत्व इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल, हिंदुत्व के साथ जिनकी भावना, वो कट्टरपंथी के साथ नहीं जाना चाहते। और औरतों के प्रति जो ये है, और कानून को मानने वाले हैं, हिंदू समाज मुद्दे बेसिक से कानून को मानने वाला है। और जो कट्टरपंथी अगर ऐसी की बात करते हैं तो हिंदू समाज को एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो उनके फेवर में या वो करने वाले या दूसरा करने वाला है। और देश के लिए तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कोई एक व्यवस्था कटघरे में खड़ी है। ये क्वेश्चन मार्क लग गया भी उस लोकल जो राज्य मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी जो पुलिस है, आज उस पर विश्वास ही खत्म हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि अगर विश्वास बहाली के लिए तत्काल रूप से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए, रिटायर्ड जज बने, ऑफिसर बने उनको, और एक समय सीमा के बीच में न्याय मिलना चाहिए उन पीड़ित परिवारों को। इसको राजनीतिकरण जैसे अब संसद में चल रहा है, बिल्कुल बहस के लिए, अब तो 8-10 अगस्त को शायद विश्वासवाद पे चर्चा चलनी है। राजनीतिकरण भी इस मुद्दे का, वो भी हमारी पतन की निशानी है। बिल्कुल, ये राजनीति, इस मुद्दों पर राजनीति जब आप करते हो तो आप समाज का वो चेहरा सामने आता है जो कमजोर पक्ष है, राजनीति का भी, समाज का भी, और इससे देश की छवि भी खराब होती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब हम कहते हैं कि हम बड़े हैं, हम पहले 5 राज्यों में आ गए, हमारी सेना है, वो सब कुछ का कोई फायदा नहीं अगर आपकी साख अपने मुल्क में, अपने देशवासियों की नज़र में आप आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आपकी जो लोकल पुलिस है, प्रशासन है, वो साइलेंट बैठा है, तो वो उसको कोई किसी हिसाब से जस्टिफिकेशन नहीं, उसको उचित किसी हिसाब से नहीं, ये सब कुछ गलत है। ना उसका राजनीतिकरण होना चाहिए। ये तत्काल प्रशासन, कानून का राज हम मानते हैं मुल्क में, तो कानून का राज ही नहीं वहां पे, कानून पे लोगों को विश्वास ही नहीं रहा। जो वर्दी है, पुलिस की वर्दी है कि लोग आशा करते हैं, सवाल खड़े हो, उस पर सवाल खड़े होकर क्या चल रहा है। तो ये तो अब न्यायालय देश के सर्वोच्च न्यायालय के पास है और संसद सर्वोच्च है, दोनों में है। तो जनता दोनों की तरफ देख रही है कि ये दोनों के, अगर दोनों में से किसी ने भी कोई गलती की, अगर स्वार्थ से प्रेरित होकर बात करी और राजनीति से उठ के बात ना करी, तो मैं समझता हूँ कि जनता की नजर में दोनों फेल हो जाएंगे, चाहे वो
एनडीए के हैं चाहे अपोजिशन इंडिया के हैं, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये एक मानवीय पक्ष बिल्कुल और देश की छवि का साख का मुद्दा है, और इसको सबको उस हिसाब से सोचना चाहिए, देखना चाहिए और कर्म करना चाहिए। अरविंद जी, अगला सवाल, एनडीए की सरकार के खिलाफ 26 दलों का एक गठबंधन इंडिया नाम से सामने आया है। 2024 लोकसभा चुनाव कहा जा रहा है कि एनडीए के खिलाफ इंडिया लड़ेगा। क्या लगता है, मुकाबला होगा जिस तरीके से, क्योंकि पहली बार नहीं है जब सरकार के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हुए हैं, इससे पहले भी ये आप इंडिया नहीं है, INIDI बिंदी बाके इंडिया पूरा नहीं बनता, पर उन्होंने विपक्षी ने नाम दे दिया इस बात के, विपक्षी पार्टियों के एक मोर्चा बन गया। ये 26 नहीं, मेरे ख्याल 28 हैं, और इनके पास एनडीए के पास 38 के 38 के। पर प्रश्न यह है कि अगर 28 और 38 के बाद देखें तो इनमें से जो चेहरे जो हैं, अगर एनडीए का चेहरा है तो वो मोदी जी का चेहरा आ गया, बिल्कुल। जो उधर दूसरी तरफ है विपक्षी दल में, तो उसमें राहुल गांधी, केजरीवाल जी, ममता और नीतीश, ये 4 चेहरे मुख्य, बाकी बीच में से कौन राजनीति से बाद में निकलता है अभी उसका नहीं कह सकते, 4 ये चेहरे सामने हैं। तो इन दोनों को अगर हम चार्ट इनका देखें जो बैक हिस्ट्री है, तो इस समय जो विधानसभा की सीटें हैं वो भी एनडीए के पास ज्यादा है, वोट परसेंटेज भी है जो वो भी एनडीए के पास ज्यादा है, और जो संसद की सीटें हैं वो भी एनडीए के पास ज्यादा है। तो उस अगर हम फैक्ट्स पे जाएं तो आज की डेट में एनडीए का पलड़ा भारा दिखता है। और दूसरा, अगर चेहरे के हिसाब से जाएं, उनमें अभी क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल। इधर क्लैरिटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके, तो उनको सबसे पहले अभी जो विश्वासवाद संसद में चर्चा होनी, उसके बाद पता चल जाएगा कि उनके चेहरे में से आगे आता कौन है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस सब में जो विपक्ष के जो 28 इकट्ठे हुए हैं, इनमें सबसे जो एडवांटेज जिसको रहा है वो मिस्टर केजरीवाल है, बिल्कुल। उन्होंने कांग्रेस जो मेन अपोजिशन पार्टी थी बीजेपी को, उसने उस गठन में मजबूर कर दिया कि तेरे को आना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर नहीं है। तो वो एक प्लस पॉइंट अगर सारे में है तो अरविंद केजरीवाल को जाता, आम आदमी पार्टी को जाता। उन्होंने ये आज से साल पहले कोई सोचता ना था कि सेंटर की राजनीति में केजरीवाल जी ऐसे उभर के, लेकिन आज जो स्थिति है वो जो जिसको आप विपक्षी इंडिया कहते हैं, उसमें सेंटर पॉइंट अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, आपने INDIA की बात की और अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र किया, बिल्कुल इसी से जुड़ता हुआ मेरा अगला सवाल है कि जो भी भविष्य होगा इस विपक्षी दल का जो फ्रंट आया है इंडिया नाम से, या एनडीए का जो भविष्य होगा, वो तो चुनावों के बाद सामने आएगा, लेकिन कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रदेशों में अगर देखा जाए, चाहे हम पंजाब की बात कर लें, चाहे हम दिल्ली की बात कर लें, तो एक दूसरे के आमने सामने रही है। हरियाणा में भी हालांकि दोनों विपक्ष में हैं, पर एक दूसरे के उलट चलते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का भविष्य क्या होने वाला है? देखिए, पंजाब में देखो, अगर राष्ट्रीय स्तर पे जैसे एक मंच बन गया, उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों है, और पंजाब में अगर ये समझौता करना ही पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के कांग्रेस के पास अपने ऑप्शन है, क्योंकि कांग्रेस राजा वड़िंग भी, प्रताप सिंह बाजवा और सारे इकट्ठे होकर दिल्ली बैठे भी रहे, समझौता ना हो, लेकिन इन्होंने जितना इनके पास दम था जो पैसे डाल सकते थे इन्होंने डाला, लेकिन हाईकमान ने नहीं मानी। इसका मतलब यह है कि हाईकमान जब विपक्ष के साथ बैठ गई तो पंजाब में भी अब 13 सीटें जो 24 की आनी है, उसमें से आपस में बंटवारा होगा। तो इसका जो अगर बंटवारा होगा तो इसका मतलब एडवांटेज आम आदमी पार्टी को गया ना, जो मैं पहले बात करता हूँ। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को जाएगा, दिल्ली में तो पहले भी बैठे हैं, दिल्ली में तो कांग्रेस है ही 0, तो वो कहेंगे भी हमने आपको 2 दिए हैं तो हमें इधर तो आप आम आदमी। देखो, पंजाब में आम आदमी पार्टी बाहर, हरियाणा में बीजेपी, कांग्रेस वहां भी बाहर है, दिल्ली में भी बाहर है। तो जहां पे जो तीनों स्टेटों में जो आपस में जो होगा समझौता, उसमें अपर हैंड आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस के पास अब इस समय कोई ऑप्शन नहीं है। जिस चक्रव्यूह में मैं इसको राजनीतिक चक्रव्यूह अरविंद केजरीवाल का बनाया मानता हूँ, उस चक्रव्यूह में कांग्रेस आ चुकी है। अब उसका जैसे अभिमन्यु बाहर नहीं निकल सकता था, कांग्रेस बाहर नहीं निकल सकता, इसमें राहुल गांधी का
राहुल गांधी का फिर स्टेक पे हो गया। अरविंद जी, अगला सवाल, आज तक चुनाव से पहले गारंटियों की जब बात आती है तो अरविंद केजरीवाल जी का नाम सबसे पहले आता है। वो दावा करते रहे हैं कि हमने जो भी गारंटियां दी हैं वो पूरी की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार ये गारंटी देकर कहा है कि जब तीसरे टर्म की सरकार बनेगी तो इंडिया यानी कि हमारा देश विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आएगा। उनकी इस गारंटी को और उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो ऐसे है, एक शब्द गारंटी बेशक उन्होंने पहली दफा लिया है, क्योंकि ये एक मैं समझता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी का था कि हम गारंटी ये करते हैं फिर बिजली पानी मुफ्त, पर प्रधानमंत्री मोदी ने कभी इस तरह गारंटी शब्द नहीं यूज किया। पर 80 करोड़ लोगों को राशन पानी तो वो भी पिछले कितने साल से दे रहे हैं, किसानों को वो भी फैसिलिटी दे रहे हैं, तो ये चीजें वो कर रहे हैं। उनकी बहुत ज्यादा स्कीमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की देखें तो बहुत ज्यादा स्कीमें हैं, और उसमें वो सारे सोशल वेयर, तो उनको गारंटी शब्द देना पड़ा। वो भी आम आदमी पार्टी ने कोई गारंटी दी, मुफ्त बिजली देंगे, क्लिनिक बनाएंगे, वो करेंगे, तो उनको देखते हुए दोनों ने गारंटी शब्द दिया। अब है कि आम आदमी पार्टी ने भी अपने स्टेट लेवल पे किया, दिल्ली में किया, पंजाब में कर रहे हैं, बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री ने नेशनल लेवल पे किया, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी जो थी उसको अगर 5वें पे लेके गए, 9 से 5वें पे पहुंचे। अब वो तीसरी की बात करें, इस एक बात का हमें समझना चाहिए कि आज से पहले भाजपा का एक जो सरकार की या मोदी सरकार की कह लें एक छवि थी कि ये हिंदुत्व पे या सांस्कृतिक मांगों पे ज्यादा जोर देती है। ये पहले मैं समझता हूँ कि जो चेंज बदलाव है मोदी थॉट प्रोसेस में सरकार का, कि थर्ड लेवल पे इकोनॉमी करना, क्योंकि आज की डेट में एक चीज उनको समझ लग गई है कि हर आम आदमी जो व्यक्ति है वो अपना पेट रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। और इकोनॉमी अगर देश की ठीक ना हो तो मंदिर के झगड़े या संवेदनशील मामलों पे लोग वोट नहीं करेंगे, बिल्कुल। अब इकोनॉमी में करेंगे। तो ये उनका एक जो कहते हैं ना जैकपॉट का पॉइंट उन्होंने निकाला है कि हम मुल्क को अगले 5 साल में थर्ड लेवल पे लेके जाएंगे अपनी इकोनॉमी को। तो ये एक आम आदमी को अपील करने वाला है। मुद्दे दूसरों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय इकोनॉमी का मुद्दा है, देश की इकोनॉमी का, क्योंकि विपक्षी यही कहते हैं कि इकोनॉमी कमजोर है जी, वो कर है, ये कर है, तो उन्होंने ये सीधा ही कर दिया कि मैं थर्ड अपने, मुझे एक मौका दो, मैं मुल्क को इकोनॉमी को तीसरे लेवल पे ले जाऊंगा, और लोगों को जो उनकी पिछली परफॉर्मेंस है उस पर विश्वास करेंगे लोग। ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि उनकी जो पिछली परफॉर्मेंस है मुल्क को जिस जगह से वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले गए हैं, और जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इंटरनेशनल लेवल पे, उसको देखते हुए जन साधारण को ये बात दिलों में घर कर गई। अब इसकी रिप्लेसमेंट आगे विपक्ष क्या करता है, जिसका अल्टरनेटिव क्या देता है, वो देखने वाली बात है। अरविंद जी, आखिरी सवाल, पंजाब की बात करते हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, सिर्फ विज्ञापनबाजी करती है, जबकि जमीनी स्तर पर जो कहानी है वो कुछ और है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने जो गारंटियों की बात की थी, जो घोषणाएं की थी, चाहे वो फ्री बिजली की बात हो उन्होंने पूरी की, सरकारी नौकरियां देने की बात हो वो उन्होंने पूरी की, अभी पिछले दिनों उन्होंने सरकारी जो कच्चे मुलाजिम थे, अध्यापक जो थे, उन्हें पक्का किया, हाल ही में उन्होंने खिलाड़ियों के लिए घोषणाएं की हैं। तो क्या लगता है, क्या विपक्ष जो कहता है वो सही है, या आम आदमी पार्टी वाकई जमीनी स्तर पर कुछ कर रही है? देखो, पंजाब की जो पोजीशन है ना, इस समय एक मान चले कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में क्यों आई, पहला प्रश्न यही मैं पूछता हूँ। वो सत्ता में इसलिए आए कि जो आज विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने जो कहा वो किया नहीं, उनका जो साफ और छवि थी वो खराब हुई, तो तभी भगवंत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई। लोगों ने एक बदल दिया। उस बदल को अभी जो विपक्ष है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। पहली बात तो ये है, क्योंकि उनको वो चेहरा, नाम, बड़ा परिवार भगवंत मान के साथ नहीं जुड़ा हुआ ना, वो उस हिसाब से है। आम आदमी पार्टी के जितने भी चेहरे आए हैं बाद में, जो MLA है, उनमें से जो बहुमत है वो पहली दफा आने वाले हैं, और साधारण परिवारों से उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। जिन अधिकतर MLA किसी की होगी बीच में जो दूसरी बार आए, जब दूसरी बार MLA बन गए जब, पर उस चीज को आम आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया। अभी जो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और वो ही उनकी दुविधा दिमाग में कि ये एक जो सरकार आई है
और जिसके जितने एमएलए हैं वो साधारण परिवारों से और बैकग्राउंड से, और हम पॉलिटिकल आदमी के जो पिछले 40 साल से 50 साल के वो परिवार जो पंजाब पे रूल करते थे, उनको लोगों ने इग्नोर कर दिया। जब इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि पंजाब से आम आदमी पार्टी ने देखो नौकरियां मिली। आज जो खेलों की जो बात है, खिलाड़ियों की जो बात आई, उसमें से 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़, फिर उन्होंने नौकरियों की बात करी कि हमने खोली, और सारे ये चीजें पैसे से होनी है ना। तो ये सब बोलते हैं पैसा नहीं है, पैसा लोन पिछली सरकारों ने लिया, इन्होंने भी लोन लिया, पर सवाल है कि उस लोन को लेके उनकी प्रायोरिटीज क्या है, उस पर खर्च किसको पे करना है। सवाल तो खर्च करना, प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है और उनकी प्रायोरिटी क्या है, वो अब पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट हो सकता है कि मेरी प्रायोरिटी कुछ है, आपकी प्रायोरिटी कुछ है। तो भगवंत मान ने जो प्रायोरिटी चुनी वो पहले बिजली पानी फ्री क्लिनिक जैसे ही, तो ये एक तरह लोगों को सीधा अपने साथ जोड़ने वाली बात, जो कि हर आदमी को बिजली पानी क्लिनिक जो बेसिक थी वो चीज थे। अब उन्होंने स्पोर्ट्स को देख, अगर हम नशे को छुड़ाना चाहते हैं तो खेलों को बढ़ावा देना पड़ेगा ना। अगर खेल में बचपन में अगर स्कूल से आदमी खेलों की तरफ जाए और उसको लगे कि मेरा फ्यूचर इसमें सेफ है, मेरा सुरक्षित हो, मेरा परिवार और मैं आगे निकल सकते हैं। अगर हरियाणा हमारे सामने साथ में, हरियाणा में आज जितने भी इंडिया में उसमें मोर देन 50% हरियाणा का शेयर है, क्योंकि उन्होंने पहले ही पॉलिसी ऐसी रखी कि स्पोर्ट्स निकले। अब इन्होंने पंजाब जो पहले स्पोर्ट्स में था, इनमें ये, इसमें मैं एक और सरकार को सुझाव देना चाहूंगा, इतने जब किया है तो जो खेल संगठन है उनको भी, उनमें भी महंतगिरी बढ़ी है, उनमें भी मठाधीश बैठे हैं। अगर सेंटर राष्ट्रीय स्तर पे हम रेसलिंग फेडरेशन का केस हमारे सामने है, भारत भूषण का, तो वो के यहाँ पे भी पंजाब में ऐसे खेल संगठन है जिनमें 20-20 30-30 साल के सेक्रेटरी बैठे हैं, प्रधान बैठे हैं, हाँ। जो डम्मी एसोसिएशन बनी हुई, सिर्फ सरकार से पैसा ले और खत्म किया, बात आगे नहीं बढ़ी। उनको भी जो ओलंपिक का एक नियम बने हुए हैं कि 2 टर्म से ज्यादा नहीं बनना, तो वो रिप्लेस होगी, चेंज होंगे सारे, तो वो सिस्टम यहाँ पे भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर को मैं कहना चाहूंगा उसमें भी ध्यान दें, और सारी संगठन जो है उनमें, तभी चेंज आएगा पंजाब में पॉजिटिव। तो ये जो आरोप मैं समझता हूँ कि अभी ऐसा, अभी 1.5-2 साल में जो हो सकता था सरकार कर रही है, बाकी इसको आप जो ये कह के नहीं कह सकते मुफ्त की रोटियां, ये जो है ये एक सोशल वेलफेयर स्टेट का एक बिगिनिंग है, उसमें बिगिनिंग है, क्योंकि 80% लोगों को जब आप दे रहे हैं और उसके साथ इकोनॉमिक फैक्टर जोड़ रहे हैं, सवाल तो है कि आगे पैसा आपके पास आना चाहिए। अगर आप पैसा उधार लेके आप फ्री बांट रहे हो फिर ये माइनस है, अगर आप पैसा जनरेट करके दे रहे हो तो फिर आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो ये आने वाले 1-1.5 साल में पता चलेगा कि इकोनॉमी पंजाब की कहाँ पे रहती है। अगर अब बाढ़ आ गई, बाढ़ अब नेचुरल से बाढ़ में भी ये पैसे लगने हैं, पैसे किसान को देंगे, इतने नुकसान हो गया, तो वो भी एक प्रायोरिटी है। अब इसको कैसे हैंडल करना है, ये एक बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के सामने। बाकी अगर ये विपक्ष कहता है कि केवल हवा हवाई है, हवा हवाई नहीं, आम आदमी को अगर राहत मिल रही है तो तभी बाई इलेक्शन जीते हैं इतने सारी पार्टी जो भी है। तो आगे भी जो है, और ये सोशल वेलफेयर स्टेट को एक डेफिनेशन प्रभावित करने के लिए तरफ एक कदम कहा जा सकता है, लेकिन उसके साथ इकोनॉमिक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो पंजाबी कहते पैर चादर नालों पैर बाहर निकल गए तो फिर वो काम खराब है। अदरवाइज ये ठीक दिशा में, पर एक आर्थिक स्थिति पंजाब की, क्योंकि पंजाब का वर्तमान भविष्य दोनों स्टेक पे हो जाएंगे अगर आर्थिक स्थिति ना संभली। तो आने वाली पीढ़ी जिसके लिए हम सोचते हैं तो वो फिर उसका फ्यूचर पे ही क्वेश्चन मार्क ला जाएगा। बहुत धन्यवाद अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम सियासी मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए कि किस तरह से जो सियासी घटनाक्रम है वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो सियासत के जो मुद्दे हैं, जो देश में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, उन पर चर्चा हम करते रहेंगे। आप सबका साथ में जरूर चाहिए। देखते रहिए दैनिक उत्तम।